थे। सर ऑडियो को ऑन करें। सर आवाज आ रही है? हेलो ललित सर। हाँ हाँ, आ रही। सर आपकी वीडियो ऑन करिए। हाँ हो गई, ऑन हो गई। जी जी जी, स्वागत है सर फिर से आपका। अच्छा, तो अब आप बात आगे बढ़ाएं। युवराज सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रतिमा जी लोग हैं अभी? हाँ है, प्रतिमा दी भी है, बसंत सर है, पंत सर है, सभी लोग हैं। सभी है सर। अच्छा, सभी लोग हैं, ठीक। जी जी जी, सभी लोग हैं। युवराज जी अभी जुड़े हैं। हाँ अच्छा। युवराज सर को आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। सर बात शुरू कीजिए आप। मैं करूं फिर बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सवाल हो तो हम सवाल ले उसके बाद बात करें। नहीं, आप सवाल ही करिए तो मैं फिर इसी हिसाब से बात हो जाएगी। हाँ, जो अभी मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग कही है बातें, जी जी, एस्थेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग, इनका ध्यान रखना बच्चों को बहुत जरूरी होगा। जी। तो हाँ, इसके पहले वाले सत्र में किसी ने हाथ ऊंचा किया था, कोई हाथ ऊंचा कर रहा था कि हमें पूछना है, कौन है वो? जी। हाँ मेरे ख्याल से युवराज था। हाँ बोलो युवराज जी। नमस्कार सर। अरे नमस्कार युवराज जी, नमस्कार। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। मैं बेसिकली खंडवा से हूँ। हाँ। सर मेरा एक प्ले है मुक्तिधाम। अच्छा। जिसके मैंने अभी तक 3 शो किए हैं। पर हाँ। उसपे मैंने अभी उतना ज्यादा सेट डिजाइन नहीं किया है। अच्छा। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन करते कि किस तरह से उसको सेट डिजाइन करूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा। अभी तक स्क्रिप्ट के मुताबिक मुझे नहीं लगा कि इसमें ज्यादा मुझे स्टेज को संवारना चाहिए। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। देखिए, अब पहले तो मुझे उसका वो बताइए, थीम और वो उसका जो कंटेंट है, परिवेश। थीम और परिवेश बता दीजिए तो मैं बात करूं। जी। मुक्तिधाम प्ले है जिसमें पिता और पेरेंट्स, बच्चे की कहानी है। एक पिता है और एक बच्चा है। वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर बहुत कुछ करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चे अंत समय में उनके साथ बिताएं। ठीक। और आजकल के जो बच्चे, युवा पीढ़ी है, कहना चाहूंगा मैं, तो वो उनको निगलेक्ट करते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते। वो काम का प्रेशर बताते हैं, काम का प्रेशर है, कंपनी का प्रेशर है। पर वो ये नहीं सोचते कि जो आज हम हैं वो उनके कारण है। तो ऐसा कुछ है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये नाटक एक मिनट सर। वो फिर उन्हें एक मुक्तिधाम है जो कोई एक चला रहे हैं व्यक्ति, वो बनारस के घाट पे मुक्तिधाम चल रहा है। मुक्ति भवन। हाँ, इसी और वहां पर इसी प्रकार के बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो ऑलरेडी वहां पर हैं। पर वहां का नियम है, मुक्तिधाम का एक नियम है कि मृत्यु के आने के 10 दिन पहले ही वहां पर एंटर किया जाता है उस व्यक्ति को। तो वो जब व्यक्ति छोड़ने जाता है तो वो 10 दिन वहां पर रुकता है साथ में, बस वो इतना है। पूरा बनारस के घाट के ऊपर है। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये नाटक आपका यथार्थवादी शैली में लिखा गया है या कोई शास्त्रीय स्वरूप दिया गया है? इसमें गीत वित जोड़े गए हैं? कोई गीत नहीं, स्क्रिप्ट में तो कोई गीत नहीं था। पर जैसे मैं आपको उदाहरण दे, जैसे आधे अधूरे हैं, वो यथार्थवादी शैली का नाटक है, मोहन राकेश जी का आपने पढ़ा होगा। जी। हाँ, तो इसी प्रकार से, ठीक है ना? तो अब एक काम है,
अब आपका ये मल्टी लोकल प्ले, बनारस वाला भी सीन उसमें है जी आपके, है ना? और इधर घर घाट है सर। हाँ। है, घर नहीं है, सिर्फ घाट, पूरे सीन घाट के ऊपर है। हाँ, तो आप इसको प्रतीकात्मक में चलाएं, कोई जरूरी है। होना क्या चाहिए, डिजाइनिंग में प्रिसाइसनेस बहुत जरूरी है। इसका मतलब नहीं जो स्पेस है पूरा घेर लिया जाए, नहीं, बात नहीं बनती है ना? और उतना ही करना चाहिए कि देखे 3 क्वालिटी होनी चाहिए डिजाइनिंग में, अट्रैक्शन, सपोर्टिव एंड फंक्शनल। अट्रैक्शन का मतलब सुंदरता से नहीं है, रोचकता से, यानी जो दर्शक को हम दिखा रहे हैं वो उसको देखे रहने के लिए बाध्य रहे, सुरुचिपूर्ण, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। तो आपके द्वारा बनाई गई चीज में ये आकर्षण होना चाहिए, ठीक। दूसरा सपोर्टिव, यानी आपके नाटक का जो मूड है, जो उसके पात्रों का चरित्र चित्रण है, जो कथ्य है, जो शैली, उसको, उसके भाव और विचार को वो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ये उसकी आकृति और रंगों से तय करेंगे आप, है ना? क्या शेप देंगे और क्या रंग देंगे, क्या टेक्सचर देंगे, तो मूड को सपोर्ट मिलेगा टेक्सचर और रंगों से, ठीक है। और इवन साइज भी कभी कभी जो है इस बात में बड़ा कारगर साबित हो जाता है मूड को क्रिएट करने में। ये तो प्रैक्टिकली बहुत चीजें आएंगी, ठीक है। तीसरी बात है सपोर्ट, फंक्शनल, यानी कि सेट में जो भी आप बनाएं उसके द्वारा जो आप काम ले रहे हैं उस काम को निभाने भर का वो मजबूत या ड्यूरेबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं चलते नाटक में कहीं धोखा दे जाए, कुछ दे जाए, है ना? और ये मेरा विचार है, एक्टिंग के लिए स्पेस हमेशा बचना चाहिए। एक्टिंग एरिया को कभी भी सेट ने डोमिनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मजबूरी है आपको बहुत हैवी सेट बनाना, तो आप लाइट वाइज, सीन वाइज आप लाइट से उसको सेपरेट करके आप अभिनेता को प्रोमिनेंट रख सकते हैं, मतलब किरदार को, अभिनेता नहीं कहना चाहिए, किरदार प्रोमिनेंट रहना चाहिए। जी, अभी मैंने वही किया है। हाँ। लाइट से पार्ट्स बांट दिए हैं। एक साइड मुक्तिधाम दिखा दिया है और एक साइड जो रुका हुआ है झोपड़ी वाला टाइप का, वो लाइट से दिखाया मैंने। हाँ हाँ, इस काम में तो हमारे ब्रेख्त जो थे, जो हमारे जी हमारे शास्त्रीय और लोक नाटकों से एक एलिमेंट ब्रेख्त महाराज ले गए थे, सजेशन, सिंबलाइजेशन है, सजेशन, है ना? जी। बस क्या हुआ, मान लिया कि स्टेशन का जिक्र आ रहा, उन्होंने बोर्ड लगा दिया फलाना स्टेशन और चले गए, क्योंकि उनके नाटक की जो शैली और स्ट्रक्चर है वो उसकी डिमांड नहीं करता, तामझाम की डिमांड ही नहीं करता। और तामझाम लगा दोगे तो उनके नाटक का इमोशनल फंक्शन होगा ही नहीं, थॉट का फंक्शनिंग होगी नहीं। ये है, तो आपने अच्छा किया, लाइव सेट कभी हैवी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जरूरी है, मजबूरी है सर, तो इसमें महत्वपूर्ण जो है झोपड़ी है या मुक्तिधाम है, उसको राइट डाउन में रखेंगे या लेफ्ट डाउन में? नहीं, अब तो ये तो टेक्स्ट को पढ़ के तय होगा, टेक्स्ट को पढ़ के तय होगा। जो जी सर, हाँ, जो द्वंद है, वो द्वंद कहाँ घटित हो रहा है? जी बसंत सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दादा, उसमें मुक्तिधाम प्रेजेंट में रखना है। मुक्तिधाम में से एंट्री एग्जिट सारी मुक्तिधाम में से होती है। नाम भी मुक्तिधाम है ना? हाँ, और वो जो मेन मुक्तिधाम जो चला रहा है चट्टोपाध्याय, वो मुक्तिधाम में से एंट्री एग्जिट करता है हर बार। इसलिए मुक्तिधाम आपने कहाँ रखा, लेफ्ट डाउन में या राइट डाउन? लेफ्ट डाउन में। लेफ्ट डाउन में, हाँ जी ठीक है। हाँ चलिए, पूछ ही रहा था वो तो धन्यवाद। और चलिए फिर ठीक है ना? और कुछ हमारे नंद किशोर जी हैं, पंत जी हैं, पंत जी को कोई हमसे पुरानी दुश्मनी निकालनी हो, पंत जी को कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी हो तो निकाल लीजिए। दादा एक प्ले करते थे हम लोग, अंधेरे के राही था, क्या था? अरे उसमें आप सेट करते थे, उसमें आपने कुछ प्रॉप्स बनाए थे जो वो टाट के भूसा भर के अलग अलग 3 मूर्तियां बनाए भूसा। हाँ, तो वो उसी के बारे में बता रहा हूँ। जी
हाँ, तो वो क्या था, वो प्ले जो था वो जो स्टूडेंट युग है, यानी स्टूडेंट्स के बीच में जो अराजकता है, जो नोटोरियसनेस हावी हो जाती है कॉलेज गोइंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उसको केंद्र में रख के वो है। तो यानी पढ़ाई बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती है। पढ़ाई तो मतलब विद्या को तो रौंदा ही जाता है। तो सेठानंद, आपको याद होगा, बड़ी बड़ी किताबों को प्लेटफॉर्म के रूप में एक के ऊपर एक रखा गया था। 3 बड़ी किताबें बनी हुई थी प्लेटफॉर्म की, और जिग जैग करके 3 रखा, उनके 3 के ऊपर खड़े होकर विद्यार्थी उत्पात मचाते थे, है ना। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भाई यथार्थ किताब में कौन खड़ा होता भाई, और किताब इतनी बड़ी कहाँ होती है, ये कहते हैं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इवन इन रियलिज्म स्टेज इज नॉट द रिप्लिका ऑफ रियलिटी, है ना। ये प्रतीक को सामने लाता है, सजेशन को सामने लाता है, कई बार सर रियलिज्म को सामने लाकर उसको आकार देता है, जीवन की आयरनी का चित्रण करता है, तो प्रतीक में जाना पड़ेगा, है ना। तो यथार्थवाद के साथ प्रतीकात्मकता का भी मिश्रण हो सकता है, सजेशन का भी मिश्रण हो सकता है, सररियलिज्म का भी मिश्रण हो सकता है, सिंबलिज्म का मिश्रण हो ही सकता है। तो वो उसके पीछे हमने 3 पुतले, वो सुई छिलते छिलते मेरे हाथों में घाव हो गए थे, आपको याद हो गया होगा। मुझे याद है, वो 2 दिन रिपटरी के पीछे बैठ के बोरे सिल के बोरों में भूसा भर के और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाई, मेरे हाथ छिद गए थे बहुत बुरी तरीके से। मैं भी बैठा रहता था साथ में बहुत। हाँ, बिना अकेले तो हो नहीं सकता ना ये। नहीं, हम लोग अकेले नहीं हो सकते। नहीं, हम देखते थे, करते आप ही थे ज्यादा। और साथ बना रहता था तो हमसे आपने कहा था भूसा भर दो। हाँ, ये हुआ था। तो इस तरीके से यह है, तो कहने का मतलब कई भंगिमाएं हो सकती हैं कहने की, कई भंगिमाएं, बशर्ते कि खामखा का पंगा ना हो, वो सजातीयता हो, होमोजेनस हो, हेटेरोजेनस ना हो। और यथार्थवाद का एक बहुत गजब का प्रयोग हमने श्यामानंद जालान जी का आधे अधूरे देखा था, गीतांजलि जी, श्यामानंद जालान जी का आधे अधूरे हमने देखा था। आमतौर पर बॉक्स सेट होता है, घोर रियलिस्टिक नाटक है, हर आदमी बॉक्स सेट बनाता है। उन्होंने घर की दीवारें आधी बनाई थी, आधी। जी आधे अधूरे, आधी हाइट तक दीवार बनी थी बॉक्स सेट में। उसके पीछे विंग्स के काले काले, मतलब विंग्स ऊपर तक दिखाई पड़ती थी, उस घर को कालीमा छाए दे रही थी। उससे ये बात निकल रही थी जी। घर का फर्नीचर दीवार से ऊपर निकल के काले कपड़ों के शेडो में मतलब उनको बैकग्राउंड में काले कपड़े, तो ये भी क्या बात कह रहा है। अब कितना सरल सिंबोलिज्म हो गया ये। लेकिन क्वेश्चन किया जा सकता है कि घर की आधी दीवारें कहाँ होती हैं भाई। तो क्वेश्चन तो ये भी किया जा सकता है ना कि घर की दीवारें क्या लकड़ी या टाट की होती हैं, वो तो ईंटें की होती हैं। लकड़ी टाट के क्यों बनाई है भाई, सजेस्ट किया गया है ना। राजकुंवर में दादा आपने घर दिखाया था, हाँ, वो डबल स्टोरी था। वो मुझे इंप्रेशन देना था कि पहाड़ में क्या होता है कि आमतौर पर हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में, नीचे वाली स्टोरी में जानवर रहते हैं, ऊपर वाले में परिवार वाले रहते हैं। कभी कभी ये तीसरी स्टोरी भी हो जाती है, लेकिन जो भी तीसरी स्टोरी भी होती है तो बहुत नीचे ही होता है। तो वो, लेकिन मैंने नंदू इसलिए बनाया था वो, देखो नीचे तो हमने वो कुष्ठ रोगी जानवर उनके यहाँ है ही नहीं, क्या दिक्कत, मतलब कितनी बड़ी बुरी हालत है। और उसमें वो कुष्ठ रोगी जानवर वाले में कुष्ठ रोगी को रखा गया है। सबसे बड़ी आयरनी ये दिखाई थी हमने। घर का जो सयाना पूरे गांव की और इलाके की जो शान था, कुछ रोग हो जाने के बाद कितना परित्यक्त और तिरस्कृत हो गया है, उसको रखा गया जानवरों की जगह रहने वाले। ये बात पे कहना चाहता था, इसलिए वो बना था। ऊपर जो है ना, इसलिए ये बात हुई। तो क्या हुआ, मूड, प्ले का मूड निकालना है, भीतर की वेदना निकालनी है। और वेदना का चित्र तो बनाएंगे नहीं वहां पर हम, है नहीं। किसी से पेंटर से यार वेदना बना दो, हमारे नाटक में वेदना है, हमारे नाटक में विडंबना है, विडंबना का चित्र बना दो, ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसमें प्रकाश अपना काम करेगा, है ना, संगीत अपना काम करेगा, ठीक है नहीं। हमने हबीब तनवीर जी का नाटक मुद्रा राक्षस देखा था 3 चौकियों में, बस सिर्फ 3 चौकियों में वो नाटक हो गया। और मुद्रा राक्षस मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा एक जो है चरित्र है,
और मगध साम्राज्य भारत की ग्लोरी, भव्यता का, विशालता का प्रतीक है। उस मगध साम्राज्य का नाटक मंच पर 3 चौकियों पर हो जा रहा है, किसी ने सवाल नहीं किया। नहीं, हबीब साहब का जी, हबीब साहब का आगरा बाजार हो या माल विकाग निमित्त, दोनों के भी बड़े वो उसमें दुकानें दिखाते हैं पूरा। अच्छा, तो इसमें आगरा कुछ नहीं। बाजार में मजबूर थे वो, क्यों आगरा बाजार में, क्यों उनको पूरा मार्केट दर्शाना था, फिर भी कितनी प्रतीकात्मकता से, कितनी सहजता से, है ना, कितनी सिंपलिसिटी से, और एक्टिंग का एरिया कितना बचा के रखा, ये देखिए आप। किताब वाले की दुकान उस कोने में, पतंग वाले की इस कोने में, ठीक पीछे वो है, और ऊपर जो है एक वो घर है, वो और सामने सब ककड़ी बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ रहा, भालू नच रहा है, बच्चा नाच रहा है, ये है। माल विकाग्नि मित्र देखा आपने उनका? नहीं, वो नहीं देखा मैंने। उनकी मिट्टी की गाड़ी देखा, हिरमा की कहानी देखा, चरंदाज चोर देखा, चाणक्य देखा, और हिरमा की कहानी तो मेरे मन में ऐसा छपा हुआ है कि दोबारा कब देख पाएंगे। बहुत अद्भुत प्ले। जी 1985 में देखा था, फिर 1986 में देखा था श्रीराम सेंटर में। सर रियलिस्टिक, तो अब जो रियलिस्टिक प्ले होते हैं इनकी आधुनिक डिजाइन के बारे में यदि हम कुछ सोचे तो क्या होना चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं भाई, नाटक में जो जरूरी है वो तो आपको लगाना ही लगाना है ना, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है, आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है जीवन में और ये ज्यों का त्यों वहां रख दो। आप जो भी बनाएंगे उसका लाइन, कलर, टेक्सचर, मास आप प्ले के कंटेंट, थीम और मूड के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मतलब कुर्सी रखनी है तो कोई भी कुर्सी नहीं रख देंगे, नहीं रख देनी चाहिए। अब मजबूरी है तो कोई बात नहीं। कुर्सी का साइज क्या हो, उसका कलर क्या हो, वो कितनी पुरानी कितनी नई हो, उसका शेप क्या हो, और फिर वो अंत में किस जगह पर रखी जाए, ये सब प्ले के हिसाब से तो तय करना ही पड़ेगा, है ना। सर, और जितना प्रैक्टिकली, बताइए। मैं वही चाह रही थी कि जैसे रियलिस्टिक प्ले में पूरा घर या बॉक्स सेट बनाया जाता है, तो यदि हम उसकी अभी फिलहाल में आधुनिक डिजाइन के ऊपर यदि हम कुछ विचार करें और यदि कुछ हम नया कॉन्सेप्ट लाए तो कुछ क्या हो सकता है? ला सकते हैं आप। जो भौतिक तत्व है, जो दृश्यमान तत्व है प्रामाणिक, उसको ज्यों का त्यों मत करिए। आप प्ले के भाव से, प्ले के कंटेंट से, प्ले की थीम से डील करिए, और उसके बाद उसको हाईलाइट करने के लिए आप कोई केवल सजेस्टिव ढंग से चीजें सोच सकते हैं, रख सकते हैं। कोई उस पर क्रिटिकली आक्षेप नहीं कर सकता कि भाई रियलिज्म में ऐसा, मतलब जीवन में ऐसा कहाँ होता है। तो आप हम सीधे कहते हैं जीवन में जैसा होता है भौतिक रूप से वैसा ही मंच पर उठा देना, रख देना क्रिएटिविटी नहीं है। मंच का काम है, नाटक का काम है, हम अंतर में जो भाव, विचार और जो द्वंद्व है उसका चित्रण करें, और दर्शक के दिल दिमाग तक उसको पहुंचाएं। अब मैंने रक्तबीज डायरेक्ट किया था बहुत पहले। रक्तबीज बॉक्स सेट नाटक है, शंकर शेष जी ने लिखा है। तो मैंने बॉक्स सेट तो बनाया ही नहीं है। सर किया है आपने किया है? तो मैंने तो बॉक्स सेट बनाया ही नहीं। मैंने क्या किया, राइट में, लेफ्ट में और इसके पीछे यूं एंगुलर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। एंगुलर थोड़ा सा है ना, विंग, एक विंग की तरफ एंगुलर खड़ा कर दिया, उधर खड़ा कर दिया। तो महत्वाकांक्षा, उसमें महत्वाकांक्षा है ना, वो डील करता महत्वाकांक्षा के वजह से ही वो सारी उनके घर में ट्रेजेडी होती है। सर माफ करना, बहुत जरूरी कॉल था इसलिए लेना पड़ा। कोई नहीं। तो जो रक्त बीज है वो किसी व्यक्ति के महत्वाकांक्षा से दूसरे का मान मर्दन करता है, उसको खरीदता है। 2 सीन है ना उसमें, 2 है, एक तो वो जो स्ट्रक्चर ऐसे मेरे थे त्रिभुजाकार, वो महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनाए हुए थे। अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रिवील नहीं कर पाऊंगा। और जो उसमें बॉस आता है, बॉस एंट्री लेता है,
तो उसका पहले सर दिखाई पड़ता है, वो इतना तिरछा है, फिर धीरे धीरे उसका चेस्ट दिखाई पड़ता है, फिर वो लोअर दिखाई पड़ता है। वो रहस्यमय आदमी है ना, वो डिस्गाइज है, वो धोखा देने के लिए आ रहा है। तो इस तरह से उसको लाता हूँ, इसी तरीके से उसको गायब करता हूँ। तो अब ये तो नाटककार ने लिखा ही नहीं है। फिर मैं और बताऊं, मैंने पीछे लगा दिया था 2 बच्चों का पोस्टर, 2 बच्चों का पोस्टर लगा दिया था, और वो जो लेडी है बच्चे के न हो पाने की मर्मांतक पीड़ा झेलती है, तो उसकी सोलोलिकी में हमने करवा, पोस्टर को नोचती है, वहां से पोस्टर नोचती है और यूं चिंदी चिंदी बिखेर देती है बच्चों का, अपने 2 बच्चों का पोस्टर। ये तो नाटककार ने नहीं लिखा था, है ना। इसी तरह लास्ट में शांतनु किनारे बैठा हुआ है, उसकी टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। जब पता चलता है कि उसकी थीसिस उसके नाम से छप गई है, वो पूरी टेबल पलटता है, सारी किताबें पूरे स्टेज पे यूं 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 फेंक देता है अपनी किताबें। ये नाटककार ने नहीं लिखा था। तो हम इस तरह भी चीजें दिखा, तो ऐसे में कहाँ ध्यान आता कि किसका घर है, कितनी बड़ी दीवार होनी चाहिए और पलंग कितना बड़ा होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं जाता, कंटेंट पर ध्यान जाता है। जी सर। सर, सोलो नाटक के लिए डिजाइन का कितना महत्व है, और यदि हम कोई पौराणिक पात्र उठाते हैं, हम कोई ऐतिहासिक पात्र उठाते हैं, या हम कोई आधुनिक पात्र उठाते हैं, ये तीनों में सोलो नाटक में डिजाइन का चुनाव कैसा होना चाहिए? अब मैं प्रिसाइजनेस का तो गीतांजलि जी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रिसाइजनेस। मंच पर कोई ऐसी चीज न रह जाए खाली परिवेश दिखाने के चक्कर में जिसको एज ए परफॉर्मर आप डील न कर पावे, या आपके द्वारा कहे गए वक्तव्य से वो कहीं ना कहीं रिलेट न कर रहा है ना। जो भी अभिनेता बोल रहा है सोलो में, तो उसने जो परिदृश्य तैयार कर रखा है, या तो उसके एक्शन के साथ उनका व्यवहार कहीं ना कहीं हो, या उसके द्वारा कही गई बातों का कहीं ना कहीं उसका रिलेशन हो, या फिर अभिनेता की उस पात्र की जो मनोदशा है उसको रचने में उनका हाथ हो, ठीक है ना। तो लेकिन और सोलो में कोशिश ये भी करनी चाहिए कि लगातार बोलते चले जाना केवल मोनोटोनस हो जाता है। तो अभिनेता को ये कोशिश करनी चाहिए कि बस तो वो ऐसी चीजें समायोजित करे, उनको डील कर सके, मीनिंग दे सके, अपने अभिनय के दौरान उनके साथ बिहेव करके, उनको ट्रीट करके मीनिंग दे सके, है ना। तो डिजाइनिंग का महत्व तो है कि सोलो में कहीं ना कहीं जरूरत भी हो जाती है छोटी छोटी प्रॉपर्टी की या इन चीजों की, जिससे वो अपनी मनोदशा को या अंतर्मन को व्यक्त करने में वस्तु देखिए जड़ और चेतन का बहुत बड़ा संवेदनात्मक अंतर संबंध होता है, जड़ और चेतन का, है ना। अभिनेता में इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने परिवेश में या अपने जीवन से जुड़े हुए जड़ पदार्थ या पदार्थिक संसार से उसका क्या लिंक है। तो सोलो में ये बड़ा काम आता है। पेन है, किताब है, कपड़े हैं, या जो भी फर्नीचर है, इन सबको कोशिश करके अपने अभिनय का अंग बना लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि चीजें रखी तो हैं, पूरा सोलो निकल गया, उनकी कोई रिलेवेंस समझ में नहीं आई। मैंने एक प्ले देखा था सर, पौराणिक कथा पे था, और कोई पौराणिक पात्र था, उसमें पूरा ब्लैक कर्टन्स डले हुए थे, कोई सेट नहीं था, और एंगल जो कोट टांगने वाला जो एंगल रहता है वो 4 एंगल दूर दूर रखे थे, और उस चारों एंगल पे अलग अलग कलर की चुन्नियां रखी थी, और एक बीच में आराम करने के लिए वो जो पुराने टाइप का जो महाराजा सोफा आता है वैसा सोफा रखा हुआ था, और ब्लैक जो पीछे का साइक्लोरामा था उसके ऊपर मात्र और मात्र उस राज्य की जो राज्य चिन्ह था उसका एक लाइट से बनाया गया था वो, और पूरा प्ले 1 घंटे का विदाउट सेट, वो बहुत बढ़िया हुआ। उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि कई बार चीजें या पात्र इतने हावी हो जाते कि सेट की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, जो क्योंकि जो स्पेस है ना, अभिनेता के भाव विचार के विजुअलाइजेशन और गति के लिए स्पेस उपलब्ध होना चाहिए उसके पास। इस स्पेस केवल लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, वो क्यूबॉइड है ना। उसका मतलब जो है त्रिआयामी है। मंच का स्पेस आमतौर पर हम लंबाई चौड़ाई समझ लेते हैं, मंच पर जो स्पेस है वो त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है ना। तो अभिनेता की जो डिजाइनिंग 3 डायमेंशनल होती है, वो 2 डायमेंशनल डिजाइनिंग नहीं होती है। तो ऐसे में ये बिल्कुल आपने सही कहा कि
स्पेस बचना चाहिए अभिनेता के लिए, बिल्कुल बचना चाहिए। थैंक यू। और कभी कभी हम मैं आपको उदाहरण दे दो, चलिए मैं अपने नाटक का उदाहरण दे। मैंने अंधेर नगरी तो वैसे बहुत बार डायरेक्ट किया है, बच्चों के साथ 3 बार किया है और बड़ों के साथ भी 2-3 बार किया है। और एक बार अंधेर नगरी हमारे बीएनए रेपर्टरी में जुगल किशोर जी ने डायरेक्ट किया था, तो उसमें मैंने राजा का रोल किया था। तो हम स्टेज पे कुछ नहीं रखते थे, राजा के लिए एक व्हील चेयर उन्होंने रखी थी, राजा उसी व्हील चेयर में आगे पीछे खिसकता था और सुपर्णखा आइए महाराज में वो व्हील चेयर उठा के कुर्सी सहित भागता था। और उसके दरबार में उन्होंने क्या करता है, झंडे का एक कोलाज रखा था पीछे, वो कहीं का बहुत चितकबरा झंडा था वो, है ना। तो उससे वो जो उसकी अयोग्यता या बिल्कुल रिडिकुलस कैरेक्टर था ना वो, तो वो दिख रहा था। अब मैंने जब एक जगह प्ले डायरेक्ट किया, दूसरी जगह बड़ों के साथ खुद डायरेक्ट भी किया, तो मैंने राजा का सिंहासन क्या बनाया, जो कुष्ठ रोगियों को ढोने के लिए लकड़ी की जो गाड़ी होती है ना, लकड़ी वाली, कुष्ठ रोगियों, हाँ, तो उसको मैंने अपना सिंहासन बनाया, उसके ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी रखी, मेरे मंत्री पीछे वो ढकेलते थे मुझे दरबार में, क्योंकि वो अपंग है, बहुत अयोग्य है ना। और मैंने पीछे राष्ट्रध्वज बनाया था, उसी पर गोल्डन ओवल उल्लू बनाया था, लेकिन वो राजा था तो उसको गोल्डन बना दिया था। तो इस तरीके से भी बातें कही जा सकती। भाई भारतेंदु जी ने तो कहीं लिखा नहीं है कि कौन क्या करे, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थीम पकड़िए, भाव पकड़िए, विचार पकड़िए, मनोदशा पकड़िए, द्वंद्व पकड़िए, उस अमूर्त को जो है भाव और विचार रूपी अमूर्त को दृश्य में बदलकर अभिनेता और निर्देशक के द्वारा किए जा रहे काम को सपोर्ट दीजिए। हाँ, ये करते हैं, यही अधिकतर ये लोग करते हैं। हम बोल रहे हैं लेकिन लोग करते हैं ऐसा, करते हैं। अच्छा थिएटर करने वाले यही करते हैं। कारण जी ने बहुत सजेस्टिव यूज किया, मैं गलती से हबीब साहब का नाम ले रहा था, उसके लिए माल विकाग्नि मित्र कारण जी का है। अच्छा, कारण जी ने वो पेड़ बनाया था जिसमें घंटियां लटकी हुई थी और उसका बहुत अच्छा यूज करते थे। वो मैं गलती से हबीब साहब का नाम ले रहा था, कारण जी का था शायद, भारत भवन। नहीं, हबीब साहब की भी डिजाइनिंग कमाल है। कारण जी वो सजेस्टिव उस तरह से जो नाटकों में सेट या प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कारण जी भी, हबीब साहब भी, हाँ। और बाकी जो हम लोग प्रयोगधर्मी काम करते हैं, ब्रेथ के ऊपर जितने लोग काम करते हैं, वहाँ सेट तो सेकेंडरी हो जाता है ना, कंटेंट प्राथमिक होता है। बाबा ने तो ब्रेथ पे बहुत काम किया है ना, तो सेट सेकेंडरी है। और इवन कहीं भी मैं कहते हैं अभिनेता को भावाभिव्यंजना का, निर्देशक और अभिनेता को भावाभिव्यंजना का स्पेस मिलना चाहिए। और स्पेस के सपोर्ट के लिए बाकी चीजें हैं। कोई भी चीज सपोर्ट के लिए है, उसका अलग से अस्तित्व निकल के आ जाए और प्ले से जुड़े ही ना, प्ले का कंटेंट मर जाए, दब जाए, तो कोई फायदा नहीं। फिर वो तो गिमिक हो गया वो, है ना। और कोई सवाल? तो आप, हाँ, और कोई सवाल हो अगर तो। मैंने पोखरिया जी को राजा का कैरेक्टर करते हुए देखा शाहजहांपुर में, जुगल जी के निर्देशन में जब किया था। कहाँ शाहजहांपुर में, कानपुर शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर। हम लोग आए थे, और साथ में जी साथ में उर्भंग भी आया था, इसमें विजय शुक्ला भी थे। उर्भंगम भी आया था, जी दोनों प्ले आए थे। उर्भंगम दोनों आए थे ना, ये 86-87 की बात है। हाँ, दोनों आए होंगे। जी ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ये 91, 92 की, 1991 की बात है ये, 1991। जी ऐसे ही है। हाँ, जी, 2 नाटक लेके चलते थे हम लोग। देखा था। जी। हाँ, क्या बात। उर्भंग में विजय शुक्ला भी थी साथ में। हाँ, विजय शुक्ला गोवर्धन दास करते थे, अंधेर नगरी। विजय शुक्ला गोवर्धन दास करते थे। मैं 3 रोल करता था, कबाब वाले का, बनिए का और राजा का। ये 3 कैरेक्टर में करता था। जब आप लोग लेके आए उसके बाद करता था। जी। जब आप लोग लेके आए उसके बाद हमारे यहाँ विभा मिश्रा आई थी।
भारत भवन से विभा मिश्रा हमारे यहाँ नाटक डायरेक्ट कर रहे, उन्होंने भी अच्छा हाँ उन्होंने भी क्या नाम अंधेर नगरी करवाया, उसमें मैंने राजा का किया और राजपाल यादव ने गोवर्धन दास का। अरे वाह तो हमने कब अच्छा वाह 10-12 शो किए उसके बाद जी, बहुत बढ़िया, क्या बात। और उन्होंने भुवनेश्वर के ऊपर भी तो विभा जी का अलग रहा होगा डायरेक्शन। हाँ वो तो लेकिन हमने आपका देखा था। अब तो शाहजहांपुर में तो शाहजहांपुर में रंगमंच बहुत अच्छे देखिए बेयर स्टेज था, पूरा खाली स्टेज था, कुछ नहीं था, एक कुर्सी के अलावा। आपने गौर किया होगा। जी 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 हाँ, एक कुर्सी के अलावा कुछ नहीं था, है ना। कभी कभी क्या होता है बाकी डिजाइनिंग डोमिनेट कर देती है। बिल्कुल सही बात, आपने अभी सही कहा कि अननेसेसरी डिजाइनिंग डोमिनेट पूरा पूरा स्पेस होना चाहिए, सेट तो सजेस्टिव होना ही चाहिए। हाँ स्पेस होना, जी 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 भाई। हम यथार्थ कहाँ मंच पर क्रिएट कर पाएंगे? दर्शक जानता है ना कि ये वो चीज नहीं है, ये लकड़ी के चबूतरे पर बनाया गया है, दर्शक तो जानता है। सही बात जी, है ना। उसको हम यथार्थ का भ्रम देने के चक्कर में क्यों रहे? हम केवल यथार्थ का सजेशन देने के चक्कर में है। हाँ, हम यथार्थ का भ्रम नहीं, भौतिक स्तर पर मैं कह रहा हूँ, दृश्यमान स्तर पर यथार्थ का भ्रम न दीजिए, यथार्थ का सजेशन दीजिए। जी जी जी, है ना। क्योंकि दर्शक जानता ही है ना कि ये यथार्थ नहीं है, ये तो एक ऑडिटोरियम में लकड़ी के चबूतरे पर क्रिएट किया गया है, ये दर्शक अच्छी तरीके से जानता है। और उस जो हम मंच पर उसको करके दिखा रहे हैं उससे 1000 गुना बढ़िया बाहर वो देख चुका है। हम मंच पर राजमहल कितना दिखा पाएंगे? हम यथार्थ कहां तक जाओ? राजमहल मंच पर दिखा पाएंगे? हम पहाड़ मंच पर दिखा पाएंगे? हम क्या समंदर मंच पर दिखा पाएंगे? समंदर का जिक्र नाटकों में होता है, नदियों का जिक्र नाटकों में होता है, दृश्य में होता है, क्या मंच पर हम नदी बहा पाएंगे? तो तभी तो ध्रुव स्वामी नहीं बहा पाएंगे, है ना। तो क्या हमें सिंबल और सजेशन पर जाना पड़ेगा ना, और वही रचनात्मकता है मंच की। एक बात मैं बता दूं, स्टेज की जो व्यवस्था है, स्टेज की जो लिमिटेशन है, वही स्टेज की खूबी है, वही उसकी विशेषता है। स्टेज की जो व्यवस्था है वही उसकी विशेषता है, क्योंकि वही रचना धर्मिता के नए नए आयाम खोलती है, नवोन्मेष के नए नए आयाम वो दर्शाती है। वो व्यवस्था जो भौतिक रूप से नहीं दर्शाया जा सकता, उसको अनंत भाव और विचार के प्रतीक के माध्यम से मंच में दिखाने का जो कौशलपूर्ण कार्य हो सकता है, वो अन्यत्र नहीं हो सकता। इसलिए मंच की व्यवस्था ही मंच की विशेषता है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कविता कविता रहकर ही कविता का आनंद दे सकती है। कविता प्रोज बनकर जो है कविता का आनंद नहीं दे पाएगी। प्रोज रहकर ही प्रोज का आनंद दे सकता है, यानी प्रोज के रूप में विकसित होकर ही प्रोज का आनंद दे सकता है। प्रोज ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में कविता हो जाने की जिद पालेगा तो वो कुछ नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से जो लोग कहते हैं नहीं फिल्म जैसा मजा आना चाहिए, सीरियल जैसा मजा आना चाहिए, इस कोशिश में वो नाटक के साथ, नाटक की सर्जनात्मकता के साथ अनाचार व्यभिचार कर बैठते हैं, उसको विकृत विद्रूप कर बैठते हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई, ये है बात में। कोई और सवाल करना चाहता है? क्योंकि हमारे पास अब बस 5 मिनट बचा है और समय का पता ही नहीं चला सर। मैं हमारे छात्र नहीं जुड़े, हमने तो सर है 5000 लेकिन पूछना नहीं हाँ उधर से कोई नहीं आया, लेकिन मेरे जो है वो आए हैं, तो जो डेली आते हैं वो सारे बच्चों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आज की जनरेशन होने के बावजूद भी उनमें सुनने का धैर्य है। सुनने का मादा है, वही है धैर्य की बात है। किसी को सुनना सबसे बड़ा काम है आज के समय पर। बिल्कुल, जीवन में किसी भी काम। गीतांजलि में प्रौढ़ शिक्षा भी चला रही है, हम लोग को सिखा। अरे तो हम लोग उसके विद्यार्थी हैं ना हम लोग उसके विद्यार्थी हैं तो नहीं सुनने से आप में धैर्य भी आता है। हाँ
मैं कई बार अपने बच्चों से कहता हूं, जीवन का कोई भी काम सफल करने के लिए 2 आयाम है, धैर्य और एकाग्रता। जिस तरह से ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बगैर कोई भी ग्राफिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, वैसे ही धैर्य और एकाग्रता के 2 एक्सिस के बगैर जीवन में कोई भी काम सफलता की ओर नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता। ये 2 मेन पिलर है। हमारे बच्चों को सिखाते हुए बोलते धैर्य के लिए कुछ रोचकता भी जरूरी नहीं, हाँ, मैं हम कहता हूँ धैर्य के लिए बलिदान जरूरी है। हाँ, वो बोलते कुछ रोचकता हो तो हमें धैर्य हो। हाँ, तब तो आपकी धैर्य अगर रोचकता का गुलाम है तो फिर बेकार है ना। कोई भी काम पहले रोचक नहीं होता है। जिस दिन हम पहले दिन स्कूल जाते हैं वो हमारे लिए रोचक कैसे हो सकता है? आज तो हमने पहले भी क्लास अटेंड नहीं करी है, तो हम ये नहीं कह सकते हम कभी स्कूल नहीं गए, हम कैसे जाएं? आपको कूदना पड़ता है। हवाई जहाज से पैराशूट से आदमी कूदता है, तो वो रोचकता का ध्यान रखेगा तो वो कूद पाएगा, वो कुछ काम कर पाएगा। पैराशूट से कूदना ही है। कुछ चीजें एज के अनुसार भी आती है, ये मानना पड़ेगा कि यदि मैं 18 या 20 साल के बच्चे से उम्मीद करूं कि उसमें उतना पैशंस हो, वो 4 घंटे नहीं होगा, नहीं हाँ, होगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस और कुछ है, उसकी कल्पनाएं और कुछ है, वो और कुछ चाहता है। तो ये जो थिएटर है, ये सीखने की प्रोसेस है कि हम 20-22 साल के बच्चों से बहुत सिंसियरिटी नहीं कर सकते कि नहीं तुम उतना ही सिंसियर हो जाओ जितना हम हैं, क्योंकि हमसे 20 साल वाले इससे ज्यादा सिंसियर हैं। लेकिन ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन गीतांजलि जी एक बात हम बताएं, बहुत से बच्चे 10th क्लास के बाद ही करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं और वो अपना करियर चुन के उसमें जूझ पड़ते हैं। दरअसल ये देखना पड़ता है कि आपने जो अपना एम चुना उसके साथ अपना सरोकार कितना डेवलप हो पा रहा है, आपकी कंसर्न कितनी डेवलप हो पा रही है। अगर आपकी कंसर्न बहुत जबरदस्त डेवलप हो रही है तो आपका कोई इफ एंड बट आपको जो है डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बिल्कुल है ना। हाँ, ये है मामला। जी। भूपेश जोशी सर भी हमारे साथ में हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। अरे भूपेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हमारा भी नमस्कार बोल दीजिए। नमस्कार राजीव। अरे प्रकट हो गए भूपेश जी। तो सुनने का ऐसा अवसर मिला है जो अब कम मिल पाता है, और ये जो चीजें आपने हमें भी जीवन है डिजाइन को लेकर के भारतेंदु नाट्य एकेडमी में जब आप हमारी भी क्लासेस ले रहे थे तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के ऊपर खासतौर से, तो जो कलर, टेक्सचर, मूड और वो आज तमाम बातें, और आपने कहीं तो हमारे लिए भी एक तरह से मेरे लिए भी बड़ा रिवीजन हुआ है, क्योंकि लगातार नाटक हालांकि मैं इसमें बहुत बात कर नहीं पाया हूँ। मैं कलर पे बहुत मैं भी जस्ट मेरे मन में भी यही बात आई जी कि हम उस तरह से आपको नहीं सुन पाए, क्योंकि आप जितनी गहराई से बात कर रहे थे, हमारे पास लिमिटेशंस है कि हम उतना सारा समेट नहीं पा रहे थे। तो होता ही है कि फिर हमको आपके साथ 4-5-6 क्लास करनी पड़ती तब कहीं जाके वो सारी चीजें आती। और वैसे भी हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, हमारा समय खत्म होने वाला, मतलब जूम का समय खत्म होने वाला है। ललित जी के साथ और क्लास कर लीजिएगा जी। ललित जी के साथ और भी क्लास आप कर सकती हैं। अरे उनके साथ तो लंबा प्रोसेस चलेगा। नहीं तो ऐसा है कि कलर में ही गीतांजलि जी गीतांजलि जी मैं तो ये कहूंगा कि अगर नए लोग जुड़ते हैं, जैसे आपने कहा कि नए लोग भी आते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि दादा की क्लासेस डिजाइनिंग में तो महत्वपूर्ण है ही। मैं इनको बांट दूंगी जी। अभिनय में और नए लोगों के लिए अभिनय और जीवन में अगर इनकी क्लासेस बिल्कुल तो मैं इनका इनको बांट दूंगी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जो समय गुजारा वो बड़ा अच्छा रहा। हम फिर आगे और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल है ना।